नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है एट्थ हाउस अर्थात कुंडली का 8वां भाव, जिसको हाउस ऑफ सीक्रेट्स बोलते हैं, रहस्यों की दुनिया। 8वें भाव को लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, परंतु बहुत ही अद्भुत भाव होता है और मेरा तो फेवरेट है। मेरा तो खैर 6वां, 8वां, 12वां तीनों फेवरेट है, बट उसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट 8वां भाव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वहाँ पर। और जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख मिले, और इस वजह से जो है वो सुख के पीछे भागता है, और ज़रा सा भी अगर उसे दुख अपने प्रभाव में लेता है तो वो टूट जाता है। तो आपको अगर 8वां भाव का नॉलेज है, ज्ञान है, एट्थ हाउस को समझ लिए, तो आप दुख को भी झेल लोगे। देखिए, ये ब्लैंक चार्ट है, इसी पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि एट्थ हाउस, ये है एट्थ हाउस। यहाँ अगर इस हाउस के कारकत्व की बात की जाए तो ये सीक्रेट्स हाउस है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। कैसे ये सीक्रेट्स है? देखियो, यहाँ पर अगर बात करें तो ये है एज, यानी कि आयु। आयु का विचार 8वें भाव से किया जाता है, साथ साथ में मृत्यु। अब आप ये बताओ कि किसी के बारे में भी ये नहीं बताया जा सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, या उस अमुक व्यक्ति की उम्र कितनी है। ये नहीं बताया जा सकता है, ये सीक्रेट्स है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ सीक्रेट बोलते हैं। इवन कुंडली में ये 7th हाउस है, और 7वें से दूसरा भाव जो होता है 7वें भाव का फैमिली, यानी कि अगर कुंडली में आप यहाँ पे लगन में हैं तो आपका ये स्पाउस हो गया 7वां भाव, और इस स्पाउस की फैमिली 8th हाउस, इसको इन लॉज बोलते हैं, इन लॉज। तो यहाँ पे ससुराल के बारे में भी नहीं नॉलेज है आपको कि आपका ससुराल कहाँ होगा। ठीक है, ससुराल कहाँ होगा, तो ये भी रहस्य है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी सारी घटनाएं घटती हैं, अकल्ट साइंस 8th हाउस, अपान वायु, नाभि का नीचे जो जो आपके ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, अपान वायु, वो पेट के अंदर, ठीक है, लोअर एब्डोमेन से नीचे का जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे कुंडलिनी शक्ति होती है, उसके बारे में भी आपको नहीं मालूम, वो भी एक रहस्य है। ठीक है, नाभि के नीचे जितने सारे डिजीज़ और बीमारियां होती हैं उसके सर्जरी ये 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस वैसे भी सर्जरी होता है। ऑब्स्टेकल्स, जीवन में जितनी सारी बाधाएं आती हैं, सडन इवेंट्स, कोई भी लाइफ में सडन इवेंट, सडन चेंज हो गया, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, कोई भी ऐसा ऐसा इवेंट हो गया जो आपको कभी उम्मीद ही नहीं था। ये सब जितनी भी अनहोनी चीज़ें हैं सब हाउस ऑफ सीक्रेट्स के पार्ट हैं, अर्थात 8th हाउस। अब यहीं पे ढेर सारे प्लैनेट्स बैठ गए, मतलब क्या है, आपके लाइफ में सडन इवेंट्स होगा, सडन चेंजेस होगा, ठीक है, अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। सपोज अगर लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, मान के चलो कोई भी एक लगन ले लो, सपोज मैं एक्वेरियस ले लिया, ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने एक आईपीएस की कुंडली के बारे में मैंने बताया था, वो एक्वेरियस एसेंडेंट वाले ही थे, तो ठीक है, वही उदाहरण ले लेते हैं। तो कुंभ लगन की कुंडली है, अगर शनि यहाँ बैठ जाए 8th हाउस में, जाहिर सी बात है कि शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर्स आएगा वो 6 नंबर्स आएगा, मतलब कि शनि यहाँ पर वर्गो साइन में बैठा हुआ है। तो अगर लगन लॉर्ड
8वें भाव में बैठ जाए, 8वां भाव क्या है? ओवरऑल मृत्यु है, ये भी एक रहस्य है। तो इंसान का बार बार मृत्यु होगा। अगर लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो इंसान बार बार मरेगा। अब कैसे बार बार मरेगा? मरना तो एक ही बार है, बट वो बार बार मरने का मतलब है कि उसके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, घटनाएं घटेंगी जो उसका पूरा जीवन बदल देगा, उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए 8th हाउस को ट्रांसफॉर्मेशन भी बुलाता है। इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हर एक घटना उसको ट्रांसफॉर्म करेगी। वो पहली पर्सनालिटी को मार देगी, फिर उसके लाइफ में अगली घटना उससे भी बड़ी घटेगी, फिर उसकी पर्सनालिटी को मारेगी। तो इस प्रकार से उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डीके होकर के एक बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में एक नया पर्सनालिटी सामने आएगा। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं सिंबॉलिक तरीके से कि व्यक्ति का इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतनी बार वो मरेगा कि अपना मूल स्वरूप भी भूल जाएगा। वो एक नए पर्सनालिटी, एक चमकता हुआ व्यक्ति सामने आएगा। बिल्कुल सारे हर्डल, सारे जितनी सारी बाधाएं हैं सबको पार करते हुए व्यक्ति सामने अगर आ रहा निखर के, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बहुत सारे नोबल एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे। तो अगर व्यक्ति मतलब 8th हाउस में लगन का स्वामी है तो व्यक्ति जो है बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन झेलेगा, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे कि उसकी लाइफ बदलेगी। और सडन इवेंट्स उसके लाइफ में हमेशा एक भय बना रहेगा कि अरे ये तो मैं कर रहा हूँ, बट पता चलेगा कि अचानक से कुछ और हो गया। एक बहुत अच्छा प्लान कर रहा है अपने जीवन के बारे में और उसी समय एक नेगेटिव घटना उसके लाइफ में घटेगी जो पूरी तरीके से उसके प्लान को बदल देगा। ठीक है, अब यहीं पे एक केस और ले लेते हैं। 7th हाउस में 5 है, यानी कि लियो। अब इसका लॉर्ड होता है लियो का सूर्य। सपोज यहाँ पे सूर्य भी बैठा दो। अब शनि और सूर्य एक साथ, मतलब लगन और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों एक साथ 8th हाउस में। ठीक है, शनि और सूर्य दोनों आपस में शत्रु हैं। 7th लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड दोनों शत्रु हैं, वैसे भी नेचुरली देखा जाए तो शत्रु हैं आपस में। और 8th हाउस जो है वो शनि का भाव होता है। तो यहाँ पे उसकी जो उस व्यक्ति का जो स्पाउस होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो भी सफ़र करेगा 8th हाउस में बैठ करके। वो इवन आपस में लड़ेगा भी। या एक पहलू और है कि वो उसके जीवन में जब उसका स्पाउस आएगा, उस व्यक्ति का विवाह होगा जिसकी कुंडली है, विवाह के बाद उसके लाइफ में उसके जीवन साथी जब जैसे ही इंटर करेगा, हो सकता है डिस्प्यूट्स हो, ये भी हो सकता है कि उसके लाइफ में और ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन आए। अपने अपने अगर ये पुरुष की कुंडली है तो अपनी पत्नी के चलते वह व्यक्ति बहुत सारा बदलाव करेगा अपने जीवन में। या ये भी संभव है कि उसकी पत्नी भी उसके चलते बदलाव करेगी। चूँकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं तो बात बात पर कलह कलेश भी हुआ करेगा। इवन लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि अपने ससुराल के घर में बैठा हुआ है लगन, तो ससुराल के लोग बड़े रहस्यमयी होंगे, बहुत ही सीक्रेट तरीके से उस व्यक्ति के साथ पेश आएंगे। या उस व्यक्ति के मतलब जो उसकी पत्नी है उसके माँ बाप के कुछ सीक्रेट्स होंगे, उसके इन लॉज फैमिली में कोई ना कोई सीक्रेट्स होगा, बहुत ही वो अनयूजुअल होगा। इसको देखने का तरीका और भी है कि 6 नंबर है यहाँ पर, राइट। ये 6 नंबर साइन जो है कालपुरुष कुंडली में कहाँ होता है? 6ठे भाव में होता है। ठीक है, कालपुरुष कुंडली में 6 नंबर कहाँ होता है? यहाँ पे होता है 6th हाउस। तो बेसिकली 6th हाउस ट्रांसफर होकर यहाँ से कहाँ आ गया? 8वें भाव में। मतलब कि 6th हाउस और 6 नंबर का जो साइन वर्गो होता है वो डिजीज होता है, एनिमीज होता है। तो एनिमीज खुद ट्रांसफर होकर के कहाँ चला गया? 8th हाउस में। मतलब कि इस व्यक्ति के लाइफ में जो भी शत्रु होंगे या जो भी बीमारी होगी वो इनविजिबल होगी, वो अदृश्य होगी। शत्रुता अगर होगा भी तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसके शत्रु कहाँ से वार कर रहे हैं, कौन कौन शत्रु है, वो सामने दिखेगा नहीं। हो सकता है कि सामने से अगर कोई शत्रु दिख भी जाए बट उसके आगे पीछे और भी लोग हैं उस षड्यंत्र में शामिल,
और भी लोग हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये छठे भाव से ये राशि उठ करके गई आठवें भाव में। तो आठवां भाव क्या है? सीक्रेट्स है। बड़ी बीमारी, ऑब्स्टिकल्स है। तो ये शत्रु आएंगे इसके लाइफ में, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, बड़ी बीमारी क्रिएट, इवन उसके शरीर में जो व्याधि होगी ना, वो नाभि के आसपास की जो बीमारी होगी वो भी एक तरह से अनप्रडिक्टेबल होगी। वो दिखेगी नहीं, अचानक से कोई उसके उसके सपोज गाल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन हो गया या सर्जरी का नौबत आ गया, तो चाहे शत्रु हो चाहे बीमारी हो, वो भी बहुत रहस्यमय तरीके से सामने आएंगे। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मान के चलो कि इस कुंडली में, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 12 नंबर, तो इसका स्वामी क्या होता है? बृहस्पति। इसका भी स्वामी बृहस्पति होगा। अब मान के चलो कि 8th हाउस में बृहस्पति भी बैठ गया साथ में। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो बृहस्पति का बैठना 8th हाउस में उस व्यक्ति को जितनी भी लाइफ में सीक्रेट्स इवेंट हो रहे हैं, सीक्रेट एनिमी उसके लाइफ में है, इवन उसकी जो वाइफ है, उसके इन लॉज हैं, उनके भी कोई सीक्रेट्स हैं या कोई उसके खिलाफ साजिश चल रही है, जुपिटर आ करके एक तरह से वहाँ पे मदद कर दिया, एक लाइट थ्रो किया। जुपिटर वहाँ पे आ करके इस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान देगा कि सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। और नहीं तो कुछ ना कुछ समस्या भी, जो भी समस्या पैदा हो रहा है 8th हाउस में लगन के बैठ जाने से या 7th लॉर्ड के बैठ जाने से, जुपिटर वहाँ पे उन समस्याओं का निराकरण भी करेगा, ज्ञान देगा ना। 8th हाउस क्या है? सीक्रेट नॉलेज है। तो 8th हाउस में जुपिटर बैठेगा तो उस व्यक्ति को क्या करेगा? उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग कर देगा, सीक्रेट नॉलेज बढ़ा देगा, ताकि उसको, उस व्यक्ति के लाइफ में जितनी भी समस्याएं आने वाली होंगी भविष्य में, उसका अंदेशा पहले ही लग जाएगा। तो एक तरह से इस व्यक्ति के जो भी मतलब, एक तो हालांकि मैं केस स्टडी ले रहा हूँ, ये किसी कुंडली नहीं है, बट मान के चलो कि ये 8th हाउस में लगन का बैठ जाना, 7th लॉर्ड का लगन बैठ जाना, इसके लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ और मुसीबतें हो रही हैं, ये इस व्यक्ति को सिखाएगा, क्योंकि वहाँ गुरु बैठा हुआ है 8th हाउस में। तो 8th हाउस में गुरु बैठा हुआ, तो गुरु कैसे सिखाएगा? इसके सामने मुसीबत पैदा करके, इसके सामने खतरनाक और छुपे हुए जो दुश्मन हैं उनको पैदा करके, इवन पत्नी भी इसको सिखाएगी, ससुराल से भी व्यक्ति सीखेगा, क्योंकि गुरु का काम है सिखाना। इसके सामने जो दो इसके जो दुश्मन है ना, शत्रु हैं, इवन इसकी जो बीमारियां हैं, वो बीमारियों से लड़ेगा, लड़ करके ये सीखेगा कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। शत्रु के सामने आगे शत्रु को परास्त करेगा और उससे सीखेगा व्यक्ति कि कैसे शत्रुओं पे विजय प्राप्त की जाती है। बिकॉज जुपिटर इज प्लेस्ड ओवर हेयर, यहाँ पे जुपिटर का हो जाने से, अगर ये यहीं पे जुपिटर को हटा दिया जाए तो इस व्यक्ति की वाट लग जाएगी। एक और मतलब, बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे लाभ स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में तो सही बात है कि अगर ये एक्वेरियस असेंडेंट है और यहाँ पे सैजिटेरियस और यहाँ पर जो है पाइसेस है, तो यहाँ से अगर मान के चलो कि यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, जुपिटर यहाँ का भी लॉर्ड है और यहाँ का भी लॉर्ड है, ठीक है, बृहस्पति, तो यहाँ पे क्या करेगा कि व्यक्ति को दरिद्र बना देगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको देखने का तरीका और है। 11वां भाव क्या है? लाभ है। और 12वां भाव क्या है? धन, लाभ या इनकम। ठीक है, तो इस व्यक्ति को लाभ कैसे होगा? इस व्यक्ति को लाभ होगा इस साइन से। साइन क्या है यहाँ पे? जुपिटर का। इस व्यक्ति को लाभ होगा इस साइन से, जो राशि वहाँ पे मौजूद है। सैजिटेरियस जो है धर्म की राशि होती है, उसका स्वामी जुपिटर होता है, गुरु, ज्ञान। तो इस व्यक्ति को ज्ञान से लाभ होगा। अगर इस व्यक्ति को अगर कोई ऐसा प्रोफेशन एडाप्ट करे, ऐसा प्रोफेशन का चुनाव करे जो कि
ज्ञान द्वारा संचालित हो, ज्ञान से संबंधित हो, तो ये कह सकते हैं कि अगर टीचर बन जाएगा व्यक्ति, या इस गायक बन जाए, सिंगर बन जाए, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है कि बोल करके ज्ञान आधारित कोई भी व्यवसाय अगर इस व्यक्ति को करे, चूँकि ये बृहस्पति 8वें भाव में बैठा हुआ, 8वां भाव क्या है, अकल्ट साइंस, सीक्रेट नॉलेज, और गुरु यहाँ पे आ करके क्या कर रहा है, एक तरह से लाभ दे रहा है। कैसे लाभ देगा, इस व्यक्ति को सीक्रेट नॉलेज, ज्योतिष सीख सकता है, अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र विद्या, इस तरह का ज्ञान, या इवन पॉलिटिक्स, राजनीति, 8वां भाव पॉलिटिक्स होता है, तो पॉलिटिक्स में अगर इंटर करेगा तो इसको लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये देखो कि ये 11वें भाव का स्वामी जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ 8th हाउस में, तो अपने से किस पोजीशन में है, अपने से, यानी कि यहाँ अगर 1 है तो ये हो गया आपका 7, 8, 9, 10, यानी कि अपने से वो 10वें भाव में है। तो 10वां भाव क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में प्रोफेशन होता है। यानी कि अगर यह व्यक्ति ऐसा प्रोफेशन अपनाए, अपने से 10वें भाव में है जुपिटर 8th हाउस में, मतलब ऐसा प्रोफेशन अपनाए जो ज्ञान आधारित हो, जो व्यक्ति नॉलेज दे किसी को, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बने, अकल्ट साइंस, ज्योतिष, इस तरह का प्रोफेशन, इस तरह का काम करेगा, या किसी को परामर्श देना, किसी को हील करना, इस तरह का काम करेगा, तो व्यक्ति लाभ की प्राप्ति करेगा। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि यह जो है ये जो है दरिद्र योग बनेगा। भाई हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो है 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव, द्वितीय भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठ जाए तो दरिद्र योग बनता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका प्रोफेशन का चुनाव ही गलत है, तभी तो दरिद्र बनोगे। आपका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, 11वें भाव में जो राशि है उस राशि से संबंधित व्यवसाय का आप अनुपालन करो, तो उस चीज से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करके हम चार्ट को पढ़ना सीखते हैं। एक चीज और इसमें हम और देख सकते हैं 8वें भाव से रिलेटेड, कि अगर मान के चलो यहाँ पे एक्वेरियस है, 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4, 5, ये आपका 9, 10, 12, 1, 2, 3, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 8th हाउस में 6 है, 6 नंबर। बेसिकली कालपुरुष में 6 कहाँ, 6ठे भाव का स्वामी होता है। यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया, 8th हाउस में। और 6ठे भाव में क्या है इस समय, 6ठे भाव में क्या है, 4 नंबर। यहाँ पे कर्क राशि है, इमोशंस। कर्क राशि क्या होता है, इमोशंस, हैप्पीनेस, मदर। तो बीमारी का भाव होता है 6ठा भाव। तो 6ठे भाव में मदर फंस गई, मदर को बीमारी होगी, इमोशनली आप हमेशा डैमेज, अप्स एंड डाउन्स, आपका इमोशनल रहेगा आपका विचार, ठीक है। जो आपकी इमोशनल दुनिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, वो शत्रुओं से हमेशा घिरी रहेगी, एनिमीज, डिजीज़, इस तरह के चीज़ों का आप सामना करोगे। इवन शत्रु भी जब बनाओगे, आप किसी से शत्रुता भी करोगे तो बहुत इमोशनली बनाओगे, मतलब जल्दी उसे छोड़ोगे नहीं, माफ़ नहीं करोगे आप, क्योंकि इमोशंस में बसा हुआ शत्रु। और यही यहाँ से उठ करके 6 नंबर कालपुरुष कुंडली से कहाँ चला गया, 8th हाउस में। मतलब कि आपके लाइफ में जिसको शत्रु बनाओगे, इमोशनल शत्रु बनाओगे, बीमारी भी आएगी, उसका निराकरण भी इमोशनली करोगे। बहुत होता है ना कि इमोशंस के साथ उसको बर्बाद करना, उस बीमारी को। और इस तरह के चीज़ें आपके लाइफ में रहस्यों के रूप में आएगी। जिस व्यक्ति से इमोशनली जुड़ोगे, इसका एक इंटरप्रिटेशन और है कि जिस व्यक्ति से आप इमोशनली जुड़ोगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ना कुछ रहस्य है, सीक्रेट्स है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6th हाउस में इमोशंस है, ठीक है, शत्रु का भाव है। और यहीं से इस भाव से उठ करके कहाँ गया है,
वर्गो 8th हाउस में, तो आप जिस व्यक्ति से इमोशनली जुड़ोगे वो व्यक्ति आपके साथ धोखेबाजी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको पता चलेगा बाद में, सीक्रेट्स उसके, कि आप टूट जाओगे। देखो, पराशर की जो मतलब जो भी सूत्र है ना ऋषि पराशर के, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, बट अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग दृष्टिकोण से इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप चाहे केपी सीख लो, जैमिनी सीख लो, भृगु पद्धति सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप जितने भी एडवांस ज्योतिष सीख लो, आप अगर पराशर यूज करना नहीं जानते हो, और सब पराशर पे ही बेस्ड है, ठीक है। बृहद पराशर हो रहा शास्त्र, ये जो मतलब कि पुस्तक है, इसको आप पढ़ो और इसको आप अप्लाई करो, इसको प्रैक्टिस में लाओ। इसी से आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, इसी से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, इसी से आपको तत्व ज्ञान होगा कि 12 भाव है, 12 खाने हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, अलग अलग ग्रहों में जा करके वो क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में कौन सा कहानी रच रहे हैं, कौन सी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ये जब समझने का प्रयास करोगे, एक एक कड़ी को जोड़ोगे, तो एक आपको लगेगा कि ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। अरे ये तो, इस दुनिया में तो हम आए हैं किसी और काम से, और किसी और काम में फंस गए, किसी और चीज़ों में फंस गए, उलझ के रह गए। हमारा तो आने का उद्देश्य ही कुछ और था। ये तो पूरा धरती जो है ना एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में हम अपना प्रयोग करने आए थे, कुछ सीखने आए थे, बट यहाँ पे भटक करके हम कुछ और कर रहे हैं। मोह माया के जाल में फंस करके अनाप शनाप कामों में इन्वॉल्व हुए हैं, और दूसरे के चक्कर में, दूसरे के अहंकार को तोड़ने में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो देखो, इस तरह से 8th हाउस को समझें, और 8th हाउस को अगर आप समझ लो, आप 6th हाउस को समझ लो, आप 12th हाउस को समझ लो, जितने भी बुरे भाव को समझोगे, 3rd हाउस को समझ लो, 11th हाउस को, त्रिक भाव, त्रिषणाय, उपचय भाव, अच्छे भाव को आपको समझ लोगे। जब आप बुरे चीज़ों को, जब को अंधकार में जो व्यक्ति रहता है ना, वही प्रकाश की कल्पना कर सकता है, वही प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जान सकता है। जो जीवन में हमेशा दुख देखा ही नहीं है, सुखी जीवन है, प्रसन्न हमेशा रहता है, उसको क्या मालूम कि दुख क्या होता है। लेकिन दुख में रहने वाला व्यक्ति ही सुख की, एक अच्छी सुख की कल्पना कर सकता है। इसी प्रकार से ज्योतिष समझना है तो 8वें भाव बहुत ज़बरदस्त है। 8वें भाव को समझो, और 12वें भाव को, 6th हाउस को। इस तरह से देखो, मैं सोचा कि आपको एक नए एंगल से चीज़ों को बताऊं। बहरहाल, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक सीरीज स्टार्ट करूँ, और उसके बाद जो है कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, कुछ और भी पेंडिंग कर्मा के ऊपर लेक्चर लेने वाला हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो है कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसका डिज़ाइन हो चुका है। बेसिकली वो यूपीएससी कैंडिडेट के लिए है। वो मेंटरशिप क्लास है, उसमें मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल, सीसैट। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया कि प्रीलिम्स एटलीस्ट आपका हो जाए, प्रीलिम्स में आप फेल ना हो। और कैसे हम जो है मतलब कि अपने को सुधारें, अपने आप को इम्प्रूव करें। डे 1 से आप अगर इस चीज़ को करोगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर सुधार मिलेगा। तो वो पूरा उसमें जो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है, उसमें योग है, प्राणायाम है, ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो। बेसिकली यूपीएससी भी एक सिद्धि है। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि आप उसके बेस पे अपनी मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हो और यूपीएससी फोड़ सकते हो। तो उसमें ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें, कैसे आप एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, और साथ साथ उसमें प्रॉपर रेमेडी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम और कुंडली के हिसाब से रेमेडी, और आंसर राइटिंग। इस तरह से मेंटरशिप में डिज़ाइन किया हूँ। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और एक नंबर दे दूँगा, उससे आप इंक्वायरी करके, उसका एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग पहले से भी डिमांड कर रहे थे। तो अगर एक निश्चित उसमें सीट होगा, उस सीट के बाद ही मैं उस कोर्स को धीरे धीरे
आपके सामने रखूँगा, बताऊँगा, और एक लिमिटेड टाइम तक ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए। अभी उसके बारे में मैं पूरी तरीके से मंथन नहीं किया हूँ, लेकिन 1-2 दिन में उसके बारे में मैं बता दूँगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इच्छुक है कि वो मेंटरशिप तो सारे कोचिंग वाले चलाते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी वही की वही है, तो फिर कोई मतलब नहीं यूपीएससी प्रिपरेशन करने का। हर दिन एक नया इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल रोज़ बढ़ना चाहिए। ये अगर हो रहा है तो समझ लो बहुत अच्छा है। और इस चीज़ का तो मैं गारंटी लेता हूँ, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा निकलेगा, ये तो थोड़ा सा डेस्टिनी के ऊपर भी निर्भर करता है। बट ये है कि अगर उसमें हम कितना अपने दम पे कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ग्रहों को ठीक तो नहीं किया जा सकता, बट उसके जो कारकत्व हैं, उसको उसका जो गुणधर्म हमारे शरीर में मौजूद है, विद्यमान है, उसको हम अलाइन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली सुप्रीम पावर तो हमारे श्री विष्णु हरि हैं, ठीक है। उनकी आराधना करके योग बल, तप बल और आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति को मिला करके हम अपने सारे ग्रहों के अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं, प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकते हैं। इसके सारे बहुत प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर ये जुड़ना हो तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वही सेम नंबर रहेगा जो मैं यूट्यूब के जितने सारे डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है, वो सेम नंबर है हमारे क्वांटम एस्ट्रोलॉजी का। उसी नंबर से ही आपको इंक्वायरी करने को मिलेगा, उससे आप कर सकते हो। उसके बारे में जो भी डिटेल्स है आप उससे आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।